जय बोलो महावीर भगवान की। जय बोलो अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। सब बच्चे दूर दूर बैठेंगे, कुछ बच्चे आगे आ जाएं, है ना। सब दूर दूर बैठेंगे, कोई भी। अब तो बेटा बच्चों को दूर दूर करो, है ना, बातचीत नहीं करें कोई भी कक्षा में। जय बोलिए आचार्य हेमचंद्र जी महाराज की। जय बोलिए प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। जय बोलिए चैतन्यमती यारिका माता जी की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मन्ने बच्चों एवं सभी अध्यापक गण, सभी अन्य अभिभावक गण, अन्य बंधुजन, सभी को जय दू जड़ंदो जय जिन्हें। हम सभी लोग प्राकृत व्याकरण का अध्ययन पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। कितनी कक्षाएं हो गई भैया जी हमारी? 24वीं कक्षा है आज। अब तक की कक्षाओं में जो लोगों ने पूरा होमवर्क ठीक से किया है और क्लास वर्क को भी जो कक्षा में कराया जा रहा है उसको भी अच्छे से ध्यान मग्न होकर के सुना है, तो उनको ये पता चल चुका होगा कि प्राकृत बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। किनके लिए? जिन्होंने ध्यान से सुना है और होमवर्क किया है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट कठिन नहीं है। डिफिकल्ट किसके लिए है? किसके लिए है? जो रिवाइज नहीं करता है ना, और जो होमवर्क नहीं करता है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है प्राकृत में। अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई इतनी बहुत कठिनाई आप लोगों को नहीं आएगी। कोई भी भाषा सीखते हैं, अपनी ही पुरानी भाषा है, कोई आकाश से उड़ करके नहीं आई है। अपने ही जिस स्थान पर हम मनुष्य गति के जीव रह रहे हैं, जहाँ पर हम उत्पन्न हो गए हैं, पैदा हो गए हैं, तो हमारे ही कुछ वर्षों पहले ही पूर्वजों द्वारा ये भाषा बोली जाती थी। हमारे ही दादा परदादा और उनके पीछे थोड़े से एक दो चैन और अधिकतम उस समय तक भी अपभ्रंश, प्राकृत और उससे बनी हुई अन्य लिपियां, अन्य भाषाएं चलती थी। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जितनी भी पांडुलिपियां यहाँ पर अपने को प्राप्त होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित ग्रंथ, तो 200 साल से पीछे जितने भी ग्रंथ हैं, 250 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, कागजों पे लिखे हुए, ताड़पत्रों पे लिखे हुए या अन्य काष्ठ लकड़ी पे लिखे हुए, अन्य कपड़े पे लिखे हुए, तो वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं प्राकृत भाषा से ही उनका कुछ ना कुछ संबंध है। तो इसका मतलब 200-300 साल पहले तो बहुत अच्छे से प्राकृत चलती रही होगी। और यह भी प्रमाण आता है, पहले भी आपको बताया है जब इसका इतिहास आपको बताया गया था, कि महाराजा अशोका के समय, अशोका द ग्रेट, कितने बड़े वो राजा हुए। हर मत में भारत देश में उनकी मान्यता है। कीर्ति स्तंभ उन्होंने कितने बनाए। तो जितने भी उनके शिलालेख हैं वह सब प्राकृत भाषा में है। तो उससे भी यह प्रमाण प्रस्तुत होता है कि उनके समय ये जन भाषा थी। और ऐसा उन शिलालेखों में, उन स्तंभों पर बिल्कुल लिखा है, जो उसका अनुवादन किया गया है, पता चला है कि उनके समय में वह पूरे देश की राष्ट्रभाषा थी। जैसे वर्तमान में हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं उत्तर भारत के, तो इस कारण से हिंदी भाषा अभिप्राय से अपने पूरे भारत देश की राष्ट्रभाषा कही जा रही है।
कई जगह विरोध भी होता है, जो साउथ के स्टेट है, दक्षिण भारत के, कि हमारे यहाँ तो हिंदी बोलने वाला कोई नहीं है ना, तो इसलिए हमारी भाषा को बनाओ। परंतु फिर भी पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। और उसके अलावा जो थोड़े से एजुकेटेड लोग हो गए, स्कूल जाने लग गए, कॉलेज जाने लग गए, इंटरनेट चलाने लग गए, व्हाट्सएप चलाने लग गए, तो थोड़ी बहुत उनको अंग्रेजी आ गई है। तो अंग्रेजी भाषा भी वर्तमान में हमारे भारत देश में और इंटरनेशनल भारत के बाहर भी काफी प्रचलित हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ज्यादा पुरानी भाषा नहीं है, तो इसलिए इसको पढ़ने में, समझने में अपने को अगर थोड़ा बहुत श्रम, थोड़ी बहुत मेहनत लग भी रही है, परिश्रम लग भी रहा है, एफर्ट लग भी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन है। उसमें आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर से जा रही है, क्या करना। अगर आपका उद्देश्य क्लियर है कि मैं भाषा क्यों सीख रहा हूं, मैं पुनर्भाषा, जो प्राचीन भाषा है, उसको क्यों पुनर्जीवित कर रहा हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपका मन में जो विचार है वो क्लियर है, एकदम साफ है कि इससे मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जो सही ज्ञान है, जो पूर्वाचार्यों, पहले के आचार्यों ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, कुछ बातें बताई हैं, वह सही रूप में मुझे पता चल पाए, उसकी यदि आपके मन में खोज करने की इच्छा है, सही सही वस्तु स्थिति को जानने की स्वयं से इच्छा है, किसी की सुनी सुनाई बातें, किसी की मनगढ़ंत कहानियां, किसी की कोरी गप्पें, उसकी बजाय अपनी स्वयं से अगर आपको रिसर्च करने की इच्छा है कि मैं पूर्वाचार्यों के माध्यम से, जो ओरिजिनल पिछले में जिनको ज्यादा ज्ञान था उन्होंने लिखे हैं, मैं खुद से उसका अर्थ करना चाहता हूं, तो आप ये थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ा बहुत परिश्रम करने से आप घबराओगे नहीं। बाकी के लोग, अरे अपन को करना क्या है, इसका कोई फायदा तो है नहीं, भैया जी ने बोला था और हम भर दिया है, आ रहे हैं गुरुकुल में, स्कूल में बैठ गए बस। तो वो लोग जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा आगे उसका कुछ फायदा उठा पाए, परंतु इस बात को इसलिए यहां पर हम लेके आए हैं क्योंकि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि हमारा यहां पर उद्देश्य प्राकृत को कक्षा लगाने का, उसको आगे बढ़ाने का मात्र यही है कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सही सही ज्ञान की प्राप्ति करनी है। उसका कारण यह है कि अगर आपको कोई भाषा समझ में नहीं आती है तो आप किसी न किसी के वर्तमान भाषा में जो भी उसने आपको कहानी गप्पे समझा दी उसको मान लेते हो, अरे बड़ा विद्वान है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा वक्ता है, बड़ी भीड़ आती है, उसने कहा वेदों में ये लिखा है, मेरे तो आज तक वेद खोल के देखे नहीं, उनने कहा मैंने मान लिया। उसने कहा है कि महाभारत में ये लिखा है, मैंने मान लिया। उसने कहा है कि गीता में ये लिखा है, मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे वो भाषा समझ में ही नहीं आ रही, ना कभी मिली। किसी ने कहा है कुरान में ये लिखा है, मैंने मान लिया। किसी ने कहा है बाइबल में ये लिखा है, मैंने मान लिया, क्योंकि मेरी भाषा में जो बोल रहा है बड़ा पहुंच वाला आदमी है, बड़ी भीड़ आती है उसके पास, बड़ा सम्मोहन कर देता है लोगों को बोलने में, कमाल का बोलता है, खूब भीड़ खिंची आती है, तो अवश्य विद्वान है। खूब टीवी पे देखो हजारों लाखों लोग बैठते हैं, कितने कितने लोग पागल हो रखे हैं, बाबा जी के दर्शन हो जाए, हैं? हकीकत बता रहे हैं कि वेदों को भी, उसकी भी जो भाषा है वह कोई संस्कृत नहीं है, उस भाषा का भी अनुवाद करने वालों ने अपने अपने प्रकार से येन केन प्रकारेण, जैसा जिसको समझ में आया, जैसा जिसके मन में आया, और जैसा वो जो स्वयं करना चाहता या कर रहा है उसके हिसाब से उसकी कहानियां समझा दी। वेद वही है समझाने वाले, 1000 हैं, 1000 तरह के उनके बिल्कुल अलग अलग प्रवचन है, अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी व्याख्याएं। कुरान एक है, उसकी व्याख्या करने वाले हजारों लोग अपनी अपने तरीके से, जिसको जैसा समझ में आता है। ऐसे ही अपने जैन धर्म में भी पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनकी भी व्याख्याकर्ता ने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कहीं हम बाध्य तो नहीं हो रहे उसको मानने के लिए। तो इसलिए
हमें वो मूल भाषा सीखनी है कि उस भाषा में प्राकृत के शब्द क्या हैं, उसका वर्तमान में अर्थ क्या है और किस प्रकार से प्रत्यय लगाए गए हैं। तो हम स्वयं से कुछ ना कुछ अध्ययन, अपनी स्वयं की रिसर्च, अपनी स्वयं की खोज, अपना स्वयं का अनुसंधान हम कर सकें और उसका अर्थ का अनर्थ होने से बचा सकें। यह यहाँ पर मुख्य प्रयोजन है प्राकृत पढ़ाने का। उसके लिए यहाँ पर श्री कमल चंदन सुगानी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, जयपुर में निवास स्थान है, 90 की आयु उनकी पूरी हो चुकी है, परंतु हम सबसे ज्यादा फिट हैं, है ना, एकदम बिना किसी रोग के। उनका बहुत बड़ा उपकार है जिन्होंने अपभ्रंश साहित्य अकादमी जैसी संस्था की स्थापना की और सैकड़ों ग्रंथों को पुनर्जीवन दिया जो प्राकृत की पांडुलिपियों में छुपे हुए थे। बहुत लोगों को पढ़ाया, रिसर्च स्कॉलर बनाया, प्राकृत सिखाई और उसके बाद वह सभी लोग, बहुत सारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब तरह के लोग हैं, वो सब प्राकृत की दिशा में, अपभ्रंश की दिशा में, जैन दर्शन की खोज में बहुत काम कर रहे हैं। उन्हीं की देन है कि जो आज हम यहाँ पर प्राकृत रचना व्याकरण, प्राकृत रचना सौरभ के नाम से जो पुस्तक है, उसको हमने अब तक पिछली 20-22 कक्षाओं में पढ़ा है। तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आज दोबारा बताना जरूरी हमें लगा कि आप लोगों को बोरियत नहीं आए कि भाई ये क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, ई आ दी दे आ ई ऊ है मी आमी एमी, क्योंकि आपको पहले दिन से ये पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे अभी मंजिल अभी बाकी है। इसके बहाने से आप एग्जाम देंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे, फिर आगे जाकर के अभी जैसी थोड़ी सी व्याकरण आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ ग्रंथों में से यहाँ पर इन्होंने प्राकृत गद्य पद्य सौरभ में बहुत सुंदर सुंदर पद्य और गद्य निकाले, जिनके माध्यम से आपको उनका अर्थ सही रूप में प्राकृत से सीधे पता चलेगा कि शब्द ये है, मूल विभक्ति क्या लगी है, वचन क्या लगा है, काल कौन सा है, पुरुष कौन सा है, तो इसका क्या अर्थ है और विभक्ति और वचन इत्यादि लगने के बाद में क्या अर्थ बन गया। तो वो सब उदाहरण के तौर पर यहां से आपको सीखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जीवन की बहु उपयोगी बहुत सारी विद्याएं भी जो इन गद्य पद्य में छुपी हुई हैं, सारे जीवन का सार, जिसकी खोज में हम मानव जीवन में पूरी जिंदगी लगे रहते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं स्वयं को ही खोज रहा हूं, हु एम आई। बहुत एक पिक्चर भी बन गई कि मैं कौन हूं। बस जिसकी जैसी कवि की कल्पना हुई, जैसी उपन्यासकार कथाकार की कल्पना हुई, उसने वो कहानी लिख दी, मैं कौन हूं। सब लोग, सारी दुनिया खोज रही है। थोड़े से छोटे छोटे बच्चे जैसे ही थोड़े 10, 12, 15, 20 साल के होते हैं, फिर वो उसके बाद उस खोज में लग जाते हैं। जैसे ही अकेले बैठते हैं कि मैं आया क्यों, कहां से आ गया मैं। कोई भी शायद ही कोई दिमाग वाला आदमी होता होगा जिसको ये विचार जीवन में कभी नहीं आता होगा। थोड़े से बड़े बच्चे होने के बाद में विचार कभी ना कभी जरूर आता है। जैसे ही जरा सा कष्ट होता है, कोई भी बात होती है, अकेले में होते तो मैं हूं कौन, ये दूसरा जीव कौन है, ये मेरी मां क्यों है, ये मेरा पिता क्यों है, कहां से आए हैं हम सब, किसने हमें बनाया है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब उसके घर में बच्चा पैदा हो गया, उसके घर में दादाजी मर गए, ये क्या हो रहा है। ये कोई भी जानवर पैदा हुआ फिर मर गया, ये कोई शोर मचा रहा है, कोई उड़ रहा है, कोई तैर रहा है, कोई जमीन पे चल रहा है, ये सब क्यों है। इसकी खोज कभी ना कभी जो आपको वर्तमान के कहीं पर भी स्कूल में उस खोज का उत्तर नहीं मिलेगा। आप जिससे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, चाहे माता पिता से पूछेंगे, चाहे स्कूल में कॉलेज में गुरुजी से पूछेंगे, चाहे इंटरनेट पे भी सर्च करके देख लेंगे, तो 1000 उत्तर, जितने लोगों से पूछोगे उतने उत्तर आपको प्राप्त होंगे। और सत्य की खोज में जितने भी लोग निकल पड़ते हैं, चाहे वो शमशान घाट में जाकर के तपस्या करें, चाहे पहाड़ों पे जाकर के तपस्या करें, चाहे जल के अंदर तपस्या करें, चाहे धूप में गर्मी में करें, लेकिन जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है तब तक वह सत्य की खोज कभी भी पूरी नहीं हो सकती।
परंतु इन प्राकृत के गद्य पद्य में जब आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे, अब थोड़ी सी व्याकरण पढ़ाई है, उसके बाद इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड बना रहे हैं क्योंकि आपका आज या कल से थोड़ा थोड़ा सा प्राकृत गद्य पद्य सौरभ प्रारंभ होने वाला है। तो ये जो गद्य पद्य सौरभ में जो भी बातें आएंगी, जो भी सूत्र आएंगे, जो भी गाथाएं आएंगी, जो भी पद्यानुवाद आएंगे, वो आपको उस सत्य की ओर ले जाएंगे जिसकी खोज में हम सभी लगे हुए हैं। कहानियों में आपको वो सत्य नहीं मिलेगा, प्रवचनों में आपको वो सत्य नहीं मिलेगा। पूरे दिन भैया जी टीवी पे सुन लो, सुबह से लेकर रात तक किसी भी महाराज के प्रवचन सुन लो, किसी भी विद्वान के प्रवचन सुन लो, हम भी यहां पर पढ़ा रहे हैं, हमारी बातें सुन लो, परंतु उसमें क्या होता है, हमने जो बोला वो आपने सुन के अपना थोड़ी देर आधा सुना आधा निकाल दिया। परंतु जब स्वयं से पुस्तक से आप पढ़ते हैं तब आपको जिस भी शब्द पर आपको चिंतन करना है, आप वहां रुक जाते अपने हिसाब से। मंजू जी अपने हिसाब से कहीं रुकेंगे, बच्चे कहीं रुकेंगे, कोई कहीं रुकेंगे। जहां पर आपका चिंतन गहरा आ रहा है, जो चीज आपकी आत्मा को, दिल को छू रही है, वहां आप रुक सकते हो। टीवी देखते में क्या रोक दोगे क्या उसको? एक लाइन बोली किसी ने, हम बोल रहे हैं, रोक दोगे क्या भैया जी रुको ये वाली बात दोबारा सुननी है? नहीं कर सकते। पिक्चर देखते में मूवी हॉल में रोक दोगे क्या यार ये वाला सीन दोबारा देखना है? चिंतन नहीं कर पाओगे, आगे बढ़ जाएगा। अगर वो वाला दोबारा देख लिया रिपीट तो अगली चीज रह जाएगी। परंतु पुस्तक में जो स्वयं से आप सीखते हैं, ग्रंथ से जो सीखते हैं, तो वो सीधे शब्द लिखे किसी आचार्य ने है, किसी पुराने विद्वान ने है, और छूते सीधे आपकी आत्मा को है। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ आप समझ पा रहे हो। और जब तक उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाहता था, तब फिर आप बीच में कोई मीडिएटर ढूंढते फिरते, भाई तू बता दे, भाई तू बता दे इसका क्या मतलब था। उसके समझ में जितना आया, जो आया, जैसे उसने कहानियां समझाई, हो सकता है सही भी हो और हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। परंतु जैसे ही आप प्राकृत का सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, कुछ भी एक श्रेणी तक कर लोगे, उसके बाद एक लेवल तक कुछ कुछ आप कम से कम 10% इतने विद्वान तो बन जाओगे कि ये प्राकृत में है, मुझे कहाँ से डिक्शनरी में इसका अर्थ देखना है, कहाँ से निकालना है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। उसके बाद अपना जो पूर्वाचार्यों ने, जैसे और भी विद्वान पीछे के हुए हैं, उनका अनुवाद भी किया है, उससे भी पढ़ करके आप समझ सकते हो। तो इसलिए आज की कक्षा में विशेष इसलिए ये बात बोली है कि आप जितने भी बड़े लोग हो या जो छोटे बच्चे भी आगे प्राकृत की दिशा में काम करना चाहते हैं, तो उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हमें इसको सीख करके भविष्य में हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना है। जो पांडुलिपियां हैं उनका अध्ययन करना है, जो पांडुलिपियों से उनका ट्रांसलेशन होकर के जो छप चुकी हैं उनका भी हमें अध्ययन करना है, और इस दिशा में जितना संभव हो अपने जीवन को सदुपयोग करके आगे इस मार्ग में लगाना है, जिससे कि हम उस सत्य की खोज में, हम स्वयं की खोज में, हम अपनी आत्मा की खोज में आगे बढ़ सकें कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किस प्रकार से इस संसार में आया हूं, क्या मेरा उद्देश्य है, और क्या मैं क्या कर रहा हूं और आगे मुझे क्या करना है। तो ये सब आप उन गद्य पद में ही जान पाएंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे सूत्र यहाँ पे लिखे गए हैं। कोशिश करेंगे आज से ही या कल की कक्षा से उसमें से कुछ कुछ सूत्र साथ में लेने का प्रयास आपके लिए करेंगे। चलिए, अब तक की कक्षा में हमने पाठ 26 हो गया था, पाठ 27 की क्रियाएं यहां पर लिखी थी, लगभग 24 क्रियाएं, नई क्रियाएं हमने यहां पर बोर्ड पे लिख ली थी। उसमें से कुछ वाक्य कल बनाए थे, कुछ और वाक्य आज हम नए बनाएंगे, जिससे कि व्याकरण हमारी और अच्छे से पक्की हो जाए। चलिए, कौन सा वाक्य बनाया था ये बोर्ड पे दिखा दो। लास्ट वाक्य कौन सा बनाया था कल की कक्षा में? मैं उठा तक हो गया है ना। उसके बाद वह, अब इसको मिटा दो,
ये सारा हम लिखवा चुके हैं आपको कल। थोड़ा सा अभ्यास 27 में, जो पाठ 27 है इस पुस्तक में, ग्रीन वाली हरी वाली पुस्तक में, पाठ 27 में कुछ वाक्य और बनाएंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इन शब्दों का अभ्यास कर पाए। चलिए, वह भटकेगा। सभी लोग, आप सबसे अब उम्मीद है हमें अपना चार्ट लेकर के आए हैं। कल सारे बच्चे चार्ट लेकर के नहीं आए थे। भूत, भविष्य, वर्तमान, विधि एवं आज्ञा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक वचन, बहुवचन, इसका चार्ट आप सबने बना लिया। आपको बोला था जब भविष्य काल का आपका पूरा हो जाएगा तो आपको एक बड़े पेज पे एक कंप्लीट चार्ट बनाना है। कौन ने बना लिया? आज आपका लास्ट डेट है। क्या डेट है? कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट है। आज के बाद जो भी फॉर्म भरेगा वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट है। आज आपकी लास्ट डेट है कि आपको एक बड़े कागज पे, यानी कि एक बड़ी आपका जो भी रजिस्टर है उसके 2 पेज मिला करके ऐसे जो भी रजिस्टर कॉपी है पूरा बड़ा सा चार्ट अपने शब्दों में बनाना है। लिख लो सब होमवर्क। अच्छा, आज फास्ट है, ठीक है। आज दीदी, रिंकी दीदी ने स्पेशल परमिशन मांगी है। आज वो कोई हुई अष्टमी है, उसका उपवास रखा है, तो इसलिए आज ज्यादा नहीं मेहनत कर पाएंगे। कोई बात नहीं। जो महिलाएं जिन्होंने उपवास रखा है उनके लिए कल की लास्ट डेट है। एक्सटेंशन मिल गई है, 1 दिन की ग्रेस पीरियड। बाकी जिनका उपवास नहीं है उनके लिए आज की ही लास्ट डेट है। ठीक है, उस चार्ट के माध्यम से ही आपको वाक्य बनाने हैं, तो एकदम आपको सामने चार्ट रख करके बहुत जल्दी बन जाएंगे। बिल्कुल भी समय व्यर्थ में नहीं जाएगा। अभी जो पुराने चार्ट है वहां पर देख लो आप, जो अलग अलग बने हुए हैं। वह भटकेगा, बिल्कुल ठीक, सही लिखा भैया ने। तो कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है? बताओ। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सारी आवाजें एक साथ आई। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब होता है 3। और वचन एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है, यानी 3/1। यहां पे लिख दो भैया जी, ऊपर 3/1, जिससे याद रहेगा। अन्य पुरुष एक वचन। वह के लिए लड़का है, लड़की है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। तो वह के लिए क्या शब्द बनेगा पुल्लिंग में? सो, से, स। एक लिखेंगे केवल हम, जिससे आपको अभ्यास हो। स लिखो। स भैया नहीं बेटा, चार्ट का है आपका, आप भी चार्ट दे करके रखो। सो, से, स। जो बड़ा सा है, सा पे आ का डंडा है, वो स्त्रीलिंग में है। स। भटकने की प्राकृत कौन बताएगा? डंडी का है हमारी, डंडी ले आओ एक बच्चा उठा करके, है ना। इसमें दिखाओ, पीछे सरकाओ इसको। आप इधर सरका दो भैया जी। चलो लिखा हुआ ऊपर देखो, ऊपर लिखा भटकना, उंगली रखो। हाँ, भटकने की। प्रियंका बेटा डंडी ले आओ। डंडी, हाँ, ये भटकने की क्या है प्राकृत? घुम। घ पे छोटी ऊ की मात्रा, घुम। स, घुम लिखो, घुम। यहां लिखिए ना, घुम। घूमना, भटकना, तो घुम बन जाती है प्राकृत, घुम। हाँ, उसमें ऊपर वो नहीं आता। हाँ, घम, वो ध्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक। घुम। घुम माने घूमना या भटकना। अब भविष्य काल में क्या करेंगे? हस की तरह से घुम क्रिया है। सबसे पहले क्या करेंगे इसको? हसी, बिल्कुल ठीक। तो क्या बन गया? घुमी। शिखा के लिए ताली बजाओ। घुमी, बहुत सुंदर। जैसे हसी किया था वैसे ही घुमी कर दिया। अब क्या बनेगा? अन्य पुरुष में जो भविष्य काल के 3 प्रत्यय हमने किए थे, जो बीच में लगते हैं, ही, सस,
सिसी। तो ही लगा दो या ससा लगा दो या सिसी। ही वाला पिछली बार लगाया था, अब क्या लगाएंगे? ससा, है ना? कुछ भी लगा सकते हो, ही, ससा या तीसरा सिसी। ससा, बिल्कुल ठीक। घुमिस। अब इसके बाद क्या करेंगे? वर्तमान काल का अन्य पुरुष में क्या प्रत्यय होता है एक वचन में? ई, ए, दी, दे। क्या बनाएंगे? ए। कुछ भी एक बनाएंगे जो आपका मन करे, या तो ई लगा दो, ए लगा दो, या दी लगा दो, या दे लगा दो। तो ए लगा, चलो ई लगा दिया भैया जी, भैया को ई बहुत पसंद है, इमली। ठीक है, स घुमिस सही। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ, अब लिखो, अगला वाक्य बनाएंगे। तुम प्रयास करो। तुम प्रयास करो। प्रयास करना यानी एफर्ट करना, कोशिश करना। अब बताओ कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के लिए क्या संख्या बनती है? 2। देखो 2 नंबर इधर। बटा अभी रुको, अभी रुको, पूछेंगे ना पहले। हाँ, अब वचन कौन सा है? एक वचन है या बहुवचन है? बिल्कुल ठीक, एक वचन, 1 नंबर, 2/1। काल कौन सा है? वर्तमान है, विधि एवं आज्ञा है, भविष्य काल है, या भूतकाल है? प्रयास करो, ऑर्डर दिया जा रहा है, विधि एवं आज्ञा। तो यहां ब्रैकेट में लिखो विधि, 2/1 के बाद विधि, है ना? और ऊपर वाले में क्या था? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो भवि। भवि माने भविष्य काल, है ना? भविष्य, ब्रैकेट लो, बिंदी लगा देना भविष्य। ऊपर वाला भविष्य काल का था, ये विधि एवं आज्ञा का है। तो तुम के लिए क्या बनेगा? तुमम, तुम या तुहु लिख दो भैया, तुहु, तुहु। प्रयास करने की प्राकृत क्या है? यहां से देखेंगे, देखो बोर्ड सरकाओ थोड़ा सा। हाँ, प्रयास करना, कोशिश करना, उद्यम करना, क्या है इसकी प्राकृत? उद्यम। प्रयास करना की प्राकृत क्या है? उद्यम, लिख लो उद्यम। अब विधि एवं आज्ञा में इकारांत करते हैं नहीं करते हैं? भविष्य काल की तरह जरूरी नहीं है, वहां पर बिल्कुल जरूरी है, उद्यम। अब विधि एवं आज्ञा में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या प्रत्यय लगते हैं? चार्ट निकाल लो आप अपना पुराना वाला। हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन वर्तमान का नहीं है, विधि एवं आज्ञा का है। ठीक है बेटा, किसका है? विधि एवं आज्ञा का है। तो क्या बनेगा? वर्तमान में क्या था विधि एवं आज्ञा में? भैया जी ने पीछे से बोला था सी से एसी, बिल्कुल ठीक, वो वर्तमान का है। वर्तमान में है सी से एसी, ठीक है, एक वचन में। अब विधि एवं आज्ञा में क्या है? विधि एवं आज्ञा में ही, धी, सु, शून्य। याद आया? ही, धी, सु, शून्य। शून्य का मतलब क्या था? खाली उज्जम छोड़ दो। ही का मतलब उज्जम ही, दूसरा उज्जम सु, उज्जम धी, उज्जम। ठीक है, उज्जम ही लिखेंगे, एक एक करके लिखो, उज्जम ही, धी, सु, शून्य। चलो इसमें चारों विकल्प बना लेते हैं क्योंकि कम आपने वाक्य बनाए थे ना इसके। दूसरा भी लिख लो, ऑब्लिक लगा के, उज्जम सु, उज्जम सु।
उज्जम धी, ही धी सु शून्य, चारों बना सकते हैं। उज्जम धी, ही धी सु हो गया और शून्य में खाली उज्जम, कुछ भी नहीं लिखेंगे। तुमम, तुम, तुहु में से कोई एक और इन चारों में से कोई भी एक, तो क्या बन गया? मध्यम पुरुष एक वचन विधि एवं आज्ञा, और उज्जम माने प्रयास करना। ठीक है, चलो अब कौन सा वाक्य बनाएंगे बताओ? वह रोता है। हाँ, अब कहाँ बनाएंगे? जगह नहीं है, ऊपर वाला मिटा दो या पूरे मिटा दो। लिख लिया सबने? हाँ, ऊपर वाला मिटा दो चलो, जिससे किसी का नीचे का रह गया हो। तो ये आपका अभ्यास चल रहा है आज इस अभ्यास का अंतिम दिन चलेगा। उसके बाद पाठ 27 आपको अपने आप से करना है। वह रोता है, वह रोता है। बताओ पुरुष कौन सा है? पुरुष, अन्य पुरुष। रोहिता जी के लिए वेरी गुड, शाबाश, तालियां। अन्य पुरुष। 3। वचन कौन सा है? 1 या 2? 1। 3/1। काल कौन सा है? वर्तमान, भूत, भविष्य, द्वितीय? वर्तमान। रोता है, वर्तमान लिख लो। ठीक है, वह के लिए क्या बनेगी? सो, से या स? तो से लिख दो आज। चलो सो लिख लिया। सो या से या स। रोने की क्या बनेगी? ऊपर से देखो, रूव नहीं है, रुव, छोटा ऊ है ना, रुव, रुव। अब क्या बनेगा? ई ए दी दे। ई मत लगाओ, ई लगा चुके, ए लगा दो या दे लगा दो। रुव दे, रुव दे। ई ए दी या दे, इन चारों में से कोई भी एक लगा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको पाठ 27 पूरा करना है। ओके, चलिए मिटा दीजिए। अब लाइन खींचो, यहां पे एक लाइन खींच दो। अब जैसे आपको एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, कुछ लुका छिपी करेंगे। अब क्या करेंगे? लुका छिपी, है ना। अब इन्होंने प्रश्न दिया है, गलत वाक्य लिखेंगे प्राकृत में। ठीक है भैया जी, थोड़ा सा चेक करेंगे, गलत वाक्य लिखेंगे, उसको सही करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का परीक्षा होगी और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न है, सर्वनाम के अनुरूप क्रिया का शुद्ध रूप लिखिए। लिख दो, सर्वनाम के अनुरूप क्रिया शुद्ध कीजिए। सर्वनाम के अनुरूप क्रिया शुद्ध करनी है। मतलब सर्वनाम क्या है? मैं, तुम, वह, हम, तुम सब और वे सब, ये हो गए सर्वनाम। और क्रिया क्या है? हंसता हूं, रोता हूं, सोता हूं, खाता हूं, है ना। तो अब हमें इस वाक्य में सही क्या मानना है? सर्वनाम अगर सही है तो क्रिया में प्रत्यय गलत लगा करके दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट यानी कि घुमा फिरा करके बात पूछी गई है। सर्वनाम के अनुरूप क्रिया को शुद्ध कीजिए। अनुरूप, तो रा पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। रूप गोल बनेगा रा। छोटी छोटी हिंदी बड़ी महत्वपूर्ण है। रा पे गोला है, अनुरूप। ठीक है, बड़ा ऊ है।
अब शब्द लिखेंगे हम अहम लुक्कसी, अहम लुक्कसी। अब इसमें सही क्या मानना है? अहम। सर्वनाम, ऊपर प्रश्न क्या है? सर्वनाम के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। जो क्रिया है उसमें जानबूझ करके कुछ गलत किया गया है। अहम लुक्कसी, उसके आगे लगा दो क्रॉस, छोटा सा लुक्कसी, थोड़ा गैप छोड़कर आगे, हाँ यहां लिख दो क्रॉस। यह वाक्य गलत है, ये पहले से आपको बता दिया गया है। अब इसमें अहम ठीक है। क्यों ठीक है अहम? क्योंकि प्रश्न में लिखा है सर्वनाम के अनुरूप क्रिया को शुद्ध कीजिए, यानी कि क्रिया अशुद्ध माननी है, क्रिया गलत है ये मानो, तो उसको ठीक करना है। ठीक है, अब इसका उत्तर लिखेंगे, एक आध हम करके बता देते, फिर आपके मैटर समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अहम कौन से काल का है? मैं लुकता हूँ वाला आ गया इसमें ना। भैया जी कह रहे हैं मैं लुकता हूं, प्राकृत बोलने लग गए भैया जी, मैं लुकता हूं। आधी हिंदी आधी प्राकृत, ऐसी हो रहा है, ऐसे हो जाता है। अंग्रेजी में हम ऐसी बोलते ना, है ना? अरे हम लोग लुक्का छिपी बोलते थे। हाँ मैं कोई बात नहीं, अच्छा है। बहुत सारे वाक्यों में हम कहाँ अंग्रेजी बोल देते हैं, कहाँ हिंदी बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही मैं छिपता हूं की हिंदी हमें बनानी है। क्यों? क्योंकि सी लगा हुआ है, काल वो ही रहेगा। सी किस काल में है? सी से ऐसी वर्तमान काल में है। तो ये आपको पता चल गया कि एक वचन है, ये भी पता चल गया मध्यम पुरुष है, और ये भी पता चल गया कि छिपने की बात हो रही है। परंतु जो सी प्रत्यय है वह गलत लगा है, तो शुद्ध करके बताएंगे, नीचे लिखेंगे अहम। बहुत सुंदर, तालियां बजाओ प्रतिज्ञा के लिए, शिखा के लिए, और जिस जिसका भी दिमाग चल गया था, बुआ के लिए, जो भी। अहम लुक्कमी, लुक्कामी, लुक्केमी। लुक्कामी लिख लो, एक ही शब्द लिखेंगे ना, लुक्कमी या लुक्कामी। कैसे किया? समझ में आ गया ना? प्रत्यय सर्वनाम के हिसाब से चलेगा, किसी का भी किसी के साथ नहीं बैठेगा। अहम के साथ में मी लगता है, आमी लगता है या एमी लगता है। और यहां पर उन्होंने प्रश्न में कह दिया कि भाई अहम को कॉपी करना है, क्रिया को ठीक करना है। दूसरा लिखो इसी में, नेक्स्ट, है ना? ऐसे पांचवा नहीं है, यही बात अब 2-3 वाक्य बनाएंगे ना, इसलिए लाइन खिंचवाई थी। यहां पे कर दो इसके लिए 1 नंबर, यहां पे 4 नंबर मत करो, ये मिटा दो, है ना? ये तो प्रश्न था, ये एरो हटा दो, फिर बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना कि क्या डिजाइन बना दिए। बस 1 लिख दो, है ना? बस अब यहां नीचे लिख दो, ढंग से लिखो, हाँ इस हिसाब से लिखा करो कि दूर से कोई भी पढ़े बाद में तो उसकी समझ में आ जाए। अगला प्रश्न, तुमम रच्चमी। सीधा लिखना भैया, टेढ़ी लाइन जा रही है ना आपकी सारी, थोड़ा सा नीचे लिख लो, फिर यहीं इसको सही कर देंगे, है ना? टेढ़ी जाएगी नहीं तो फिर सारी लाइनें नीचे झुक जाया करो, जब बोर्ड नीचे हो जाए ना थोड़ा सा। हाँ थोड़ा और नीचे आओ, मतलब उसका उत्तर यहीं पे आगे लिख देना है, क्योंकि फिर टेढ़ी लिखनी पड़ेगी आपको। 2 लिखे रहने दो, कोई बात नहीं, बार बार मत मिटाओ। हाँ, तुमम माँ पे बिंदी, रच्चमी। ये वाला भैया ने राइट का निशान लगाया ना, ये वाला सही है और ये गलत था, रॉन्ग और राइट। रच्चमी, रच माने नाचना, मी लग गया तो तुम नाचता हूं। हिंदी क्या बन रही है? तुम नाचता हूं, है भैया जी? ये बन रही है ना इसकी हिंदी, तुम नाचता हूं। कभी सुना है? तुम नाचते हो, तो इसका मतलब मामला
गड़बड़ है, इसके आगे क्रॉस लगा दिया। अब तुमम को हमें सही मानना है क्योंकि ऊपर प्रश्न करा है कि सर्वनाम सही है, तो तुमम दोबारा लिख लो। अब क्या बन जाएगा? मध्यम पुरुष एकवचन में वर्तमान काल में तुम नाचते हो, सी से ए सी, तुमम ड़च्च सी या ड़च्च से लगा दो, ड़च्च से, सी से ए सी, ड़च्च सी है। तो इस पे राइट लगा दो ऊपर, ये राइट है, यहां लगा दो, हाँ ऊपर लगा दो, ये राइट हो गया। ठीक है, आ गया। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे पेपर में। धीरे धीरे जो अभ्यास प्रतिदिन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उनको लग रहा होगा कि इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, क्रिया के अनुरूप सर्वनाम को शुद्ध कीजिए। अब उल्टा कर दिया, यानी कि क्रिया ठीक है, सर्वनाम को ठीक करना है। ठीक है भैया, उल्टा कर दिया इसी प्रश्न को। क्रिया के अनुरूप सर्वनाम को शुद्ध कीजिए, यानी कि जो बाद वाली क्रिया है ना वो ठीक है, जो सर्वनाम है, अहम है, तुमम है, वह ठीक करना है। ठीक है, क्रिया के अनुरूप यानी क्रिया ठीक है, सर्वनाम को ठीक करना है। क्रिया के अनुरूप सर्वनाम को शुद्ध कीजिए। क्रिया के अनुरूप सर्वनाम को शुद्ध कीजिए। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? कोई सा भी अब शब्द होगा उसमें क्रिया गलत होगी, क्रिया को आपको वापस सही लिखना है दोबारा से नीचे, और सर्वनाम उस क्रिया के प्रत्यय के हिसाब से आपको बदलना है। चलो लिखो, ते, वाक्य है ते मरई, ते मरई, ते मरई, छोटी ई, इमली वाली छोटी ई प्रत्यय तो अभी तक हमने सीखा ही नहीं है, बड़ा ई ऊपर से, ढंग से करो फिर समझ में नहीं आएगा लाइन। नहीं, मरई पूरा मत मिटाओ, मरई, ते माने वे, मरई माने मरता है, वे सब मरता है। क्या वाक्य बना? ते मरई, वे सब मरता है। इसकी तो हिंदी यही बन रही है। अब यहां पे क्या है? मरता है, ठीक है, क्योंकि क्या कहा प्रश्न में? क्रिया सही है, क्रिया के अनुरूप यानी क्रिया को ठीक मानना है, और सर्वनाम यानी ते को ठीक करना है, यानी कि मरता है तो आपको दोबारा लिखना है। हिंदी क्या बनी इसकी? वे सब मरता है, वे मरता है। तो इसका मतलब वाक्य को ठीक करेंगे तो हिंदी क्या बनेगी? वह मरता है। बहुत सुंदर, समझ गए बात को क्या कहना चाह रहे हैं? लिखो मरई, ये वाला क्रॉस कर दो पहले, इसी के आगे लिख लो वाक्य हिंदी का, बिल्कुल ठीक। सो से या स, सो मरई या स मरैया, से मरई, सो मरई। अब ठीक है, वह मरता है। जब आपके सामने चार्ट होगा ना तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, तुरंत 1 सेकंड में। वो चार्ट आपको बनाना है बस आज, तो एकदम समझ जाओगे भाई क्रिया में ई किसके साथ लग रहा है? सो के साथ लग रहा है, फटाफट सो लिख दो। एक वाक्य और लिखेंगे, अगला लिखो, सो खेलंती, सो खेलंती, खेल माने खेलना, वह खेलते हैं। ऐसे कैसे? एक आदमी और खेल रहे हैं, बहुवचन। क्या हिंदी बनी इसकी? वह खेलते हैं। समझ में आ रहा है?
आदमी एक है और खेलते हैं। रोहिताश जी लगा दिए तो बात अगर रोहिताश खेलते हैं, थोड़ा जी में तो बहुवचन लग जाता है। रोहिताश, बुरा मत मानिएगा, वैसे हम आपको जी बोलते हैं, छुपा हुआ है ना। रोहिताश वो अच्छा ही लगता है ना, बड़े है ना, डॉक्टर साहब है हमारे। रोहिताश खेलते हैं, मजा नहीं आ रहा, तो क्या बनेगा? रोहिताश खेलता है। अच्छा, यहां पे प्रश्न क्या कहा है? क्रिया, ठीक है। क्रिया को दोबारा लिखना है तो दोबारा लिखो, खेलंती। यहां पे लिखो, उल्टा चलेंगे भैया, खेलंती लिखो पहले है। क्रिया सही है, प्रश्न क्या कह रहा है? क्रिया ठीक है, सर्वनाम गलत है, यानी कि पहला वाला शब्द बदलना है। तो क्या बदलेंगे? सो की जगह ते। वे खेलते हैं, ते खेलंती। वेरी गुड, ठीक है। चलो एक वाक्य और बनाएंगे इसी प्रकार से। हो गया ये वाला। अब लाइन खींच दो, दो वाक्य बना रहे हैं, कई सारे प्रश्न है, पाठ 27 पूरा करना है, फिर इसको आपको खुद से करना है, सारा होमवर्क नहीं करा रहे हम आपको। सर्वनाम के अनुरूप क्रिया शुद्ध कीजिए। अच्छा, विधि एवं आज्ञा के, ओके। अभी इसी में वो उसी में कर लेते हैं, क्रिया के अनुरूप सर्वनाम, ठीक है। अब विधि एवं आज्ञा, अभी तक हमने वर्तमान काल के देखे थे, अब विधि एवं आज्ञा के देखेंगे। हम नहीं, हा पे बिंदी, हा पे बिंदी है, हा के ऊपर बिंदी है। हम पढ़ ये विधि एवं आज्ञा के कुछ वाक्य हैं, ठीक है। प्राकृत में भैया ये वाला ड नहीं होता है, ड ऊपर ड है ना, पढ़, यहाँ पर पढ़ना के लिए पढ़, वो गिर पढ़ने के लिए पढ़, गिर पढ़ना, पढ़ माने गिरना, गिर पढ़ना। हम पढ़ऊ, हम माने मैं, और ऊ और दू किस में लगते हैं? विधि एवं आज्ञा में। तो मैं गिर पढ़ूं, है ना। विधि एवं आज्ञा में ऊ और दू किसके साथ लगते हैं? कौन से वाले पुरुष में? उत्तम पुरुष में है या मध्यम पुरुष में है या अन्य पुरुष में? बताओ। अन्य पुरुष। किसने बोला? बहुत सुंदर, अन्य पुरुष में लगता है। विधि एवं आज्ञा का चार्ट निकाल लो, जिसके पास नहीं है सामने निकालो, विधि एवं आज्ञा का चार्ट निकालो। विधि एवं आज्ञा में ऊ और दू किस में लगता है? अन्य पुरुष में। और बहुवचन में क्या लगता है? अंतु, है ना। क्या लग जाता है? हाँ, हसंतु लगाया था ना हमने, बिल्कुल ठीक है ना। ऊ और दू और बहुवचन उसमें अंतु। तो ये किस में है? अन्य पुरुष में है। ऊ यानी कि पढ़ ऊ, अन्य पुरुष का मतलब गिर पड़े। कौन गिर पड़े? तो यहां पर अन्य पुरुष लगेगा, यहां पर उत्तम पुरुष है, तो क्या बन जाएगा? ये वाला सही है, क्रिया के अनुरूप। टिक लगाइए, अरे गिर गया, इस पे टिक लगा दीजिए यहां पर, और इसका पढ़, हाँ ये मतलब गलत क्रॉस है, और यहां पे लिखो पढ़ ऊ, यानी कि गिर पड़े, वह सही है। ऊ प्रत्यय किसके साथ आता है? अन्य पुरुष एक वचन में आता है। तो अन्य पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? वह के लिए वह गिर पड़े, है ना। अब वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, सो या सा दोनों लिख लो। लड़की भी गिर पड़े कह सकते हैं, वह गिर पड़े, या वह गिर पड़े, लड़का भी हो सकता है। सा, हाँ सही है, लड़की भी हो सकती है और लड़का, दोनों हो सकते हैं। पढ़ऊ, ठीक है भैया, फिर आपने बढ़ा गलत लिख दिया।
ये पढ़ने वाला नहीं है, ये गिर पड़ने वाला है ना। ढ ये है प्राकृत में। इस प्रकार से यहां पर क्या है, ये ड है गिर पड़ने में, पढ़ गिर पड़ना। ऊपर लिखा है ना अपन ने गिरना, सरकाओ पहले बोर्ड, यहां पे सरका के दिखाओ। गिरना की, गिर पड़ने की क्या, पढ़, वह गिर पड़े। ठीक है, चलिए अब एक वाक्य और बनाएंगे जल्दी से। सो कल हंसू, सो कल हंसू, कल है ह सा पे ऊ की मात्रा, सो कल हंसू, बिल्कुल ठीक। तो ये गलत है, इसमें कल हंसू सेम रहेगा क्योंकि ऊपर लिखा क्रिया सही लेनी है। सु प्रत्यय किसमें होता है, ही धी सु शून्य। मध्यम पुरुष विधि एवं आज्ञा में हमने देखा था क्या होता है, सु होता है। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कल हंसू तो सेम है, मध्यम पुरुष। तुम कलह करो, करते हो नहीं, विधि ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम कलह करो, तुम झगड़ा करो, तुम या तुम, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको यहां पर समय हो रहा है आपकी कक्षा का, कितने बज गए, हाँ चलो। तो इस प्रकार से यहां पर आपको सारे वाक्य बनाने हैं। अब ऊपर वाला मिटा दो, ऐसे ही भविष्य काल के भी बनाने हैं। और अब एक अगला प्रश्न और करेंगे। अगला प्रश्न क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोई बात नहीं, रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। रिक्त स्थान भरें। क्या लिखेंगे इसमें, डॉट 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 खाली स्थान, और उसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैं, हाँ चलो, डॉट 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 लिखो, बड़े से लिखो, वाक्य लिखना है ना, ज्यादा से लिखो, डॉट डॉट, आगे लिखो थक मी, थक मी, मी प्रत्यय किसमें लगता है, हूं, थकता हूं। तो कौन थकता हूं, मैं थकता हूं। मैं के लिए क्या हो जाएगा, अहम, हम या अम्मी, अहम लिख दो, हाँ अहम। आगे बात समझ में, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिर लिखते हैं डॉट 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 डॉट, लज्जी अ, लज्ज बड़ी की मात्रा, हाँ लज्जी अ, बेटा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनने शब्द, लज्जी आ से अनार, पीछे से आवाज आई, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ई इत्था इंसु किसमें था, है? सब में था। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक वचन, बहुवचन, सारे में से कुछ भी लग सकता है। अहम भी लग जाएगा, अमहे भी लग जाएगा, है ना, बहुत सारे लग सकते हैं।
भूतकाल में ई इत्था इंसु, लज्ज माने शर्माता, शर्माना। सारे 2-3 लिख लो यहाँ पे, है ना, कई सारे में से कोई भी एक लगा सकते हो। अहम, उसके नीचे लिख लो अमहे, एक एक लिखते जाओ, नीचे लिख दो अमहे, उसके नीचे लिख दो तुमम, फिर लिख दो तुम्हे, ऑब्लिक लगा करके तुम्हे, फिर लिख दो सो, फिर लिख दो ते, तू के ऊपर, तुमम तो आपने लिख दिया, उसके ऊपर तू के ऊपर लिख दिया, तुम है, हाँ बहुवचन में। उसके बाद लिख दो, हाँ सही लिखा है, उसके बाद ते, और उसके बाद सो, कुछ भी लिख सकते हो आप, सब में चल जाएगा भूतकाल में। लज्जी ईय इत्था इंसु, भूतकाल में दोनों वचन और तीनों पुरुष में एक ही प्रत्यय लगता है। एक अंत में लिखेंगे, बस आज की कक्षा समाप्त करेंगे। चलो आगे लिखो, नीचे मिटाओ, नीचे वाला मिटा दो जल्दी से। हम, हा के ऊपर बिंदी, हा, हम मम्मी होता है ना, हा के ऊपर बिंदी, उसके ऊपर डॉट 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 बाद में, और थोड़ी सी डॉट 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 डॉट, उसके बाद ब्रैकेट में लिखो। अब यहां पर क्रिया क्या लगानी है वो लिखा है, कुल, कु आधा ला फिर बड़ा ला, कुल माने कूदना, कुल्ला करना नहीं है, कुल माने कूदना। यहां देखो, आपने लिखी होगी, यहां लिखी देखो, उसमें पीछे देखो लिखी है, हाँ दिखा दो बच्चों को, कूदना की कुल, कूदना प्राकृत में कुल, अब घुमा दो, कुल क्रिया लगानी है, और कुल वर्तमान काल, किसमें लगानी है, वर्तमान काल, वर्तमान काल के साथ में लगानी है कुल क्रिया। हम तो पहले से लिखा है, हमको चेंज नहीं करना है। हाँ, कुल क्रिया और वर्तमान काल लिखो। उत्तर क्या बना, रोहितास जी के लिए तालियां बजाओ। अहम कुल्लमी, मैं कूदता हूं, कुल्लमी, कुल्लामी, कुल्लेमी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। ठीक है, ओके, आपका पाठ 27 पूरा हो गया। अब आपको इस पाठ 27 के सारे की सारे वाक्य घर से बनाने हैं, जो भी छूट गए। हमने 2-2, 4-4 वाक्य यहाँ क्लास में कराए हैं, और संभवतः कल के बाद कल से प्रयास करेंगे, जो आज इस प्रारंभ में आपको सारी बातें बताई कि गद्य पद्य सौरभ का, संभवतः कल से कोई ना कोई एक ना एक श्लोक लेना, गद्य पद्य का प्रारंभ कर देंगे, जिससे व्याकरण भी साथ साथ चलती रहेगी और आपके गद्य पद्य भी समझ में आपको आते रहेंगे कि क्या इनका अर्थ है, क्या इनका मतलब है। दोनों चीजें डेली अब कराएंगे कल से। ठीक है, थोड़ी देर व्याकरण और थोड़ी देर गद्य पद्य सौरभ। ठीक है ना। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोलो अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलो आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोली प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, जय बोली वर्तमान युग के शासन नायक महावीर भगवान की, जय बोली वर्तमान काल के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय दो, जय जिनेन्द्र।